हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने ही बच्चे क्लास 10th में हैं और प्री बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का एक वायरल पेपर जो कि आपके पेपर में ऐसा ही आने वाला है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं, जितना भी मैं बताता हूं वही पेपर में आता है। जो जो मैं बताता हूं वही आता है। ये बच्चे भी बोलते हैं कि सर आप जो जो बताते हो वही आता है। तो देखो, आज मैं आपको मैथ स्टैंडर्ड कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ अपना रोल नंबर लिख लेना है और फिर क्या लिख लोगे, आप अपना नेम लिख लोगे। इसके बाद टाइम कितना मिलेगा, तो पूरे 3 आवर्स आपको टाइम मिलने वाला है। कितने नंबर का होगा, तो 80 मार्क्स का होगा। और आज मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। जो जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं वही वही आता भी है। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरल इंस्ट्रक्शन का देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। दिस सेक्शन हैज 38 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन करने आपको जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है इसमें 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी और डी और ई सेक्शन होने वाले हैं। इसमें सेक्शन ए में आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं 20, जिसमें से 1 से लेके 18 तक के जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और नंबर 19 और नंबर 19 आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। कितने नंबर के लिए होगा, तो 1 नंबर के लिए होगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, तो 2 मार्क्स के लिए होगा। पॉइंट नंबर 5, इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, तो 3 मार्क्स के होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे होने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कैरिंग 5 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए होंगे, तो 5 नंबर के लिए होंगे। पॉइंट नंबर 7, इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 टू 38 आर केस स्टडी बेस्ड। 36 से लेके 38 कैसे होने वाले हैं, तो केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन होने वाले हैं कैरिंग 4 मार्क्स ईच। कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। प्रोवाइडेड 2 मार्क्स क्वेश्चन इन केस स्टडी। और एक क्वेश्चन कितने के लिए होगा, तो 2 नंबर के लिए होगा। पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। आपको कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं मिलने वाली है। क्या मिलेगा, तो इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेगा चॉइस। जैसे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन चॉइस के लिए मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी, बट 3 क्वेश्चन इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 9 बोल रहा है कि टेक पाई 22/7 इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको पाई की वैल्यू की जरूरत होती है तो 22/7 रखना है। पॉइंट नंबर 10 बोल रहा है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। और यहां से शुरू होता है अब आपका सेक्शन ए। ठीक है, शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस सेक्शन में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कैरिंग 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर होगा, 1 मार्क्स के लिए होगा। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसके लिए पहले ग्राफ देखना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ देखो तो ये डाउनवर्ड है, ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। और जब भी ऐसा डाउनवर्ड ओपन होता है तो आपको याद रखना है कि a इज ऑलवेज लेस देन 0। a की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से कम होगी। अगर अपवर्ड होगा, अगर ऊपर की तरफ खुलेगा ये कुछ इस तरीके से, तो उस केस में a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। तो अपने पास तो डाउनवर्ड हो रहा है, तो कौन सा होगा, ये वाला चीज होगा। देखो कहां है ये, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ
प्राइम नंबर इज, कि एक प्राइम नंबर है, अगर उस प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो चलो एक मैं प्राइम नंबर ले लेता हूं, जैसे एक प्राइम नंबर हो गया 5, अगर इस 5 का स्क्वायर कर दूं तो टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो मैं बोलूंगा कि 5 का अगर फैक्टर लिखना होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 भी लिखूंगा। क्यों 1 लिखूंगा? बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 क्या होता है? सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, मतलब किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करता हूं तो कितने फैक्टर हो जाएंगे उसके? 3 हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन में के की वैल्यू क्या होगी? अगर ये दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, कौन सा केस है? हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होता है एक बार देखो। नो सॉल्यूशन का होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। नो सॉल्यूशन का यही केस होता है। A1 की वैल्यू क्या होगी? X को छोड़ के पहले वाले पार्ट में ये हो गया अपना A1, इसे छोड़ दो Y वाले को, ये हो गया B1, ये हो गया C1। ऐसे ही इसमें ये हो गया A1, अच्छा ये A1 नहीं होगा, इसको थोड़ा सही करके लिखना पड़ेगा, इक्वेशन को उल्टा घुमा रखा है इसने, तो इसको लिखूंगा 3x, y वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस का 4y माइनस 8। ओके, हो गया ये। तो यहां से a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई, और ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू माइनस में है तो c की वैल्यू हो गई माइनस का 8। जितनी सारी वैल्यू ऐसे यहां रख लेता हूं, एक रफ पेज लेके आपको समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बेटा मैंने एक रफ पेज ले लिया। a1 की वैल्यू क्या है? a1 है, यहां देखो k प्लस 1 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है? तो 3 है, तो यहां रख लेंगे हम 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? तो यहां लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 1 माइनस k अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी है? -4। ओके, ये नॉट इक्वल वाला पार्ट है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, दो इक्वल वाला पार्ट ले लेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू मिल जाएगी, इसको नहीं भी लेना, इसको नहीं लेना, इक्वल है ही नहीं तो इक्वल लिख ही नहीं सकता हूं मैं, तो इसको लेके बस सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 को ब्रैकेट में डालेंगे वापस से, तो ये हो गया 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, और ये हो गया 2 के अपॉन में है माइनस का 4। अब क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो -4 का मल्टीप्लाई के में होगा तो -4 के, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 में तो -4 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा तो -6 के। अब के को के वाले साइड भेज देना है, नंबर को नंबर के साइड। ये माइनस का 4k है, इस के को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6k हो गया। ये माइनस का था, इधर भेज दूंगा प्लस का हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 हो गया। ओके, यहां देखो आप माइनस है ये प्लस है, तो माइनस जाएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का प्लस का, तो कितना हो गया 2k, और ये कितना हो गया 10 हो गया। k की वैल्यू फाइंड करूंगा, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4, द सिक्स टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का सिक्स टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, इसे कैसे करना है? ठीक है, एक बार मैं रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसे कैसे करना है। देखना बच्चों, क्या पूछा है? सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म होता क्या है? a6 होता है a प्लस 5d, यही होता है। a मुझे पता है, अगर d की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब d की वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो सेकेंड टर्म में से ये अपना हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म। अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म है क्या? अंडर रूट में
75 है माइनस अंडर रूट में 27 है। पर अब इसे माइनस कर कैसे सकते हैं, माइनस इसे कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो एक काम करना है आपको, 75 के सारे फैक्टर निकाल लेना है। तो 75 के अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 15 और ये हो गया 3 1 जा 3। मतलब मैं अंडर रूट 75 को लिख सकता हूँ, 2 का पेयर मिलके बाहर आता है तो ये हो गया 5 अंडर रूट में बच जाएगा 3। ओके, ऐसे ही मैं 27 के भी सारे फैक्टर निकाल लूंगा। 27 के जब निकालूंगा तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये दो मिलके तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन है, ये 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर ही रह जाएगा इस तरीके से। ओके, यहां से मैं अंडर रूट 3 कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3 और क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा। तो इसे बोल सकता हूं कि 2 अंडर रूट 3 मेरा क्या आ गया है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया है। 6 टर्म निकालना था, 6 टर्म के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है A6। फर्स्ट टर्म क्या है 20 अंडर रूट में 27, पर अंडर रूट में 27 नहीं लिखूंगा इसे मैं, अंडर रूट में 27 को देखो अभी मैंने फैक्टर इसके निकाले हैं ना ये, तो इसको लिख लेता हूं मैं 3 अंडर रूट में 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई, तो ये d की वैल्यू है, d की वैल्यू यहां में लिख लूंगा क्या है 2 मल्टीप्लाई रूट 3। ओके, A6 इज इक्वल टू, यहां देखो पहले तो इसे लिख लो 3 रूट 3 प्लस का साइन है 5 2 जा 10, 10 रूट 3, इसे ऐड कर लेंगे तो A6 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 रूट 3। ये अपना आंसर हो गया। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है, आया क्या है 13 रूट 3, पर ऑप्शन तो कोई है नहीं। तो अब क्या करना है इसके लिए, देखो A6 ये रूट 3 13 बाहर आया हुआ है, मतलब अंदर जाएगा ये वापस से अंडर रूट के अंदर, तो 3 पहले से है और ये 2 का पेयर हुआ होगा तभी बाहर आया होगा, तो यहां लिख लूंगा मैं 13 मल्टीप्लाई 13, तभी तो ये पेयर बन के बाहर आया होगा। इसे जरा सॉल्व करूंगा क्योंकि आंसर अंडर रूट में दिया हुआ है तो हमें भी पूरा अंडर रूट में सॉल्व करना पड़ेगा। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 169, ये तो स्क्वायर हो गया, और इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया, इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये अपना बनता है 507। क्या बनता है 507। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना, इसका बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में आपको कैसे किया है मैंने इसको। ऐसे ही करते हैं नंबर 5th वाला हम। देखना बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर द टेंजेंट। ये PQ और PR क्या है, टेंजेंट है टू द सर्कल सच दैट PQ इज इक्वल टू 7, PQ की वैल्यू दी हुई है, एंड एंगल RPQ की वैल्यू 60 है। फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड क्या है, मतलब हमें इस QR की वैल्यू पूछ रहा है कि QR की वैल्यू क्या होगी। अब करना कैसे एक बार समझो, PQ और PR क्या है, टेंजेंट है, तो PQ इक्वल होगा PR के, क्योंकि टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। PQ की लेंथ कितनी है 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, दोनों क्या हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज और देखो, अगर ये दोनों साइड बराबर हो गए तो इसके सामने ये जो एंगल है Q एंगल और ये इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब साइड दोनों की इक्वल हो जाए तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। इसको मैं सपोज x कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एंगल P कितना हो गया, 60 का हो गया। एंगल P x है, एंगल Q भी x है, इसको लिखा मैंने 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना बच गया 120, और x की वैल्यू आ जाएगी 60।
x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ये एंगल कितना है 60 का, ये एंगल भी कितना है 60 का। अब मुझे बताओ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 60 के हैं तो ये ट्रायंगल कौन सा बनता है, तो इक्विलेटरल। कौन सा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल सेम हो, 60-60 के हो, ठीक है, और तीनों साइड इक्वल हो, वही अपना इक्विलेटरल होता है। तो अगर दो साइड 7-7 के मतलब थर्ड साइड भी उसकी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। और थर्ड साइड है कौन सी, क्यू आर, जिसको हमने क्या बोला है, कोड बोला, और क्यू आर की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा इसका सही जवाब। आ गया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये पी क्यू और ये पी आर बराबर था, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। अगर दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर एक एंगल 60 का है तो बाकी दूसरे भी 60-60 के आ गए। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती हैं। अगर दो साइड 7 की है तो थर्ड साइड भी कितनी की होगी, 7 की होगी। आ जाओ करते हैं नंबर 6, देखते हैं नंबर 6 क्या है। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रैना इज 1.5 मीटर टॉल एट द इंस्टेंट हिज शैडो इज 1.8 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले बना लेता हूं कि अगर ये हो गया 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, और 1.8 मीटर इसकी शैडो बनती है, तो ये हो गया 1.8 मीटर। इसको ऐसे ऐड कर लेता हूं और एक ट्रायंगल बन जाता है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी। आगे बोल रहा है एट द सेम इंस्टेंट, ऐसे ही द शेडो ऑफ पोल, एक पोल है जिसकी शेडो, ये पोल है, इसकी शेडो कितनी है, 9 मीटर है। ओके, हाउ इज द टॉल पोल, कि एक पोल है, ये एक पोल है, इसका शेडो 9 मीटर है, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसको मैं एच कर देता हूं, इसे ऐड कर लेता हूं, और ये हो गया एक ट्रायंगल। अब सेम बोला है तो मतलब ये दोनों, इसको नाम दे लेता हूं मैं पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोला है, सेम बोला है। तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर सिमिलर है तो मैं देखो लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, तो यहां लिखता हूं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन में आर क्यू। हो गया, लिख लिया मैंने। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5, पी क्यू कितना है, एच नहीं पता है, हाइट लिख लिया इसको मैंने, इज इक्वल टू क्या है, बी सी कितना है 1.8 अपॉन में आर क्यू कितना है 9। इसे सॉल्व करता हूं, जरा देखो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ओके, यहां वापस से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, सॉल्व करता हूं तो ये हो गया, इसे मैं लिख लेता हूं, क्या बचा है 1.5 अपॉन में h इज इक्वल टू 0.2, और ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक चीज और, डायरेक्ट डिवाइड भी हो सकता है, 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये आता है 7.5, तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.5। अगर डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड भी हो जाएगा ये, तो देखते हैं 7.5 है क्या ऑप्शन में, तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। आ जाओ ऐसे करते हैं नंबर 7 इसका हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कार्ड नंबर्ड, एक कार्ड है उस पे नंबर है 10 11 12 और ऐसे ही 30 आर केप्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखे हुए हैं। रोहित ड्रॉ अ कार्ड रैंडम, रोहित ने एक कार्ड ड्रॉ किया रैंडम बॉक्स में से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर कार्ड मल्टीपल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड या तो 4 का मल्टीपल आए या तो 5 का मल्टीपल आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, टोटल कितने हैं 30 तक है, तो 30 माइनस 9 ये हो गया 21, 21 टोटल आउटकम जो हमारे पास है 21 है, सैंपल स्पेस का मतलब ये हो गया।
अब 4 के मल्टीपल आने चाहिए या तो 5 के मल्टीपल आने चाहिए। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से आ सकते हैं, जरा यहां देखना, 4, 8, 12, मतलब 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4, 16, 20, यही आ सकते हैं। 5 के कौन सा आएगा, 5 1 जा 5, 5 तो नहीं है ही नहीं इसमें, 10 आएगा, ठीक है। 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 ऑलरेडी लिख दिया, 20 के बाद 25, 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद आ जाएगा 30, है ना। तो 4 और 5 दोनों के मल्टीपल मैंने लिख लिए, और ये टोटल आए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सैंपल स्पेस कितना था, 21। आउटकम मुझे फेवरेबल कितने मिले, 9। तो आंसर क्या हो गया, 9/21, 9/21। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में, पहले सैंपल स्पेस निकाल लिया, फिर 4 के टेबल लिख लिए और फिर 5 के टेबल लिख लिए, और दोनों को काउंट किया तो फेवरेबल आउटकम, और ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गया हमारा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। नंबर 8 बोल रहा है m इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, कि m कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, कितने डिस्टेंस पे, तो 4 यूनिट, फ्रॉम x एक्सिस, कहां से, x एक्सिस से, एंड लाइज बिलो द x एक्सिस, और लाई करता है, ये कहां लाई करता है, बिलो द x एक्सिस, है कहां, y पे है। अब जरा सोचो, अगर ये y पे है तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और बिलो x एक्सिस है, बिलो मतलब ये लाइन अपनी देखो x वाली होती है, ये x होती है, ये y होती है, ये y, ये x होती है x नॉट, ये y और ये y नॉट। अब x के नीचे है मतलब यहां, और ये वाली वैल्यू जो y की होती है क्या होती है, माइनस की होती है। तो यहां ही मुझे लिखूंगा कि 4 क्या हो गया, माइनस का हो गया, 4 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिलो बोला है, बिलो x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के ऊपर y प्लस का होता है, और x एक्सिस के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो x एक्सिस पे बोला है तो x 0 हो गया, y की वैल्यू -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने 5,1, और इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो कैसे निकालना है, एक रफ पेज लेके आपको बताता हूं। देखो बेटा, यहां लिखेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां कर लो आप x1 y1 x2, और ये हो गया y2। जरा इसे सॉल्व करते हैं, x2 - x1, x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 1 है, y1 कितना है माइनस है, और मैंने बोला है कि अगर कोई एक वैल्यू माइनस की हो और एक प्लस की हो तो हमेशा क्या कर लिया करो, आप प्लस लिया करो। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25 + 25, और ये हो गया अंडर रूट में 50, अंडर रूट में क्या हो गया 50। चलो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा, क्या बोल रहा है, इफ x is equal to p cos cube alpha and y is equal to q sin alpha, then what is the value of x upon p के पावर 2/3 है, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व करना है, एक रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं इसे मैं। तो देखो बेटा भाई, करना क्या है, जो चीज जैसे दी हुई है उस वैल्यू को इसमें रख देता हूं। क्या है, x है, x की वैल्यू है p cos क्यूब अल्फा रख दिया, अपॉन में p है, p रहने दिया, और ये हो गया इसके पावर 2/3, प्लस का y की वैल्यू है q साइन क्यूब अल्फा अल्फा अपॉन में q, और इसके पावर भी है 2/3। अब यहाँ p से p कैंसिल हो गया और q से q कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, cos क्यूब अल्फा के पावर 2/3 प्लस, तो यहां क्या बच गया, साइन क्यूब अल्फा पावर 2/3। अब एक आइडेंटिटी याद करो, a पावर m मल्टीप्लाई n था,
तो जब पावर के भी पावर हुआ करता था तो हम क्या करते थे, m का n में मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। यही है आइडेंटिटी। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आइडेंटिटी है, क्या होता है, ये 1 होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में, यहाँ आइडेंटिटी यूज की है, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, तो ये कैंसिल हो गया है, तो ये बच गया है। ऐसे ही यहाँ भी कैंसिल किया हुआ है। आ जाओ ऐसे करते हैं नंबर 10 इसका। जनाब नंबर 10 बोल रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल है, टचेस ए बी बी सी एंड ए सी, जो कि ए बी ए सी और बी सी पे टच करता है एक्स वाई जेड से। पूछ क्या रहा है, ए बी की लेंथ दी हुई है, ए बी दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, ए वाई कितना है 8 है, ठीक है, सी वाई कितना है 6 है, 6 हो गया। लेंथ ऑफ बीसी, इस बीसी की लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है। जरा एक बार समझो कि ए वाई और ए एक्स इक्वल होगा, ए वाई और ए एक्स जो है इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग 8 होगा। अब ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 है, ए से लेके बी तक पूरा 12 है, और ए एक्स सिर्फ 8 है, तो एक्स बी कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। क्यों क्यों 4 होगा, बी एक्स और बी जेड क्या है, टेंजेंट है, तो ये क्या होगा, इसके बिल्कुल इक्वल होगा। इतना आ गया समझ में। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, टेंजेंट है। पूछ क्या रहा था, बीसी की लेंथ, और बीसी की लेंथ क्या होगी, बी जेड प्लस जेड सी, यही होगा। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। करेक्ट आंसर 10 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब क्या किया एक बार और समझो, ए बी की टोटल लेंथ दी हुई थी 12 और ए वाई 8 दिया हुआ, अगर ये ए वाई 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि टेंजेंट है, बराबर होगा, ठीक है। वाई सी दिया हुआ है 6, तो ये भी 6 होगा, टेंजेंट है। अगर टोटल 12 थी और ये 8 है अकेले, तो ये 4 होगा, तो इससे ये दोनों बराबर होंगे, ये पता लग गया। और बीसी पूछ रहा था, मतलब दोनों का सम, तो बीसी कितना हो गया, 6 + 4, जो कि होता है 10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 11 वाला। अब नंबर 11 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 5n, देन द कॉमन डिफरेंस, तब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी बताना होगा। कि ये दिया हुआ है, जरा समझो इसको, कि सम ऑफ एन टर्म ये दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n, है ना। अगर n की वैल्यू 1 रख लेता हूं, n की वैल्यू में कितनी रख लेता हूं, 1 रख लेता हूं, तो n1 पता लग जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूं, है ना। तो ये हो गया S1 = 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, तो S1 मेरा हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, और ये प्लस 5 कितना हो गया इसको 7, तो S1 मेरा हो गया 7। अब एक चीज याद रखना आप कि S1 किसके इक्वल होता है, A1, मतलब फर्स्ट टर्म का सम वो फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। S1 इक्वल होता है A1 के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे स्पेस नहीं है, मैं रफ पेज लेता हूं एक। तो ऐसे ही मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, एक बार n की वैल्यू 2, तो ये हो गया S2 = 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस क्या बोला है 5 मल्टीप्लाई 2, तो S2 = 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 है, मतलब 4 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 हो गया। S2 = 4 2 जा 8 प्लस 10, ये हो गया S2 = 18। इतनी बात आई समझ में। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, बात आती है डिफरेंस निकालने वाली। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, D फॉर कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं। A1 तो मुझे पता लग गया सम ऑफ फर्स्ट नंबर से ही, ठीक है, A1 पता लग गया, पर A2 कैसे पता लगेगा, तो ध्यान दो, A2 पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, S2 में से S2 माइनस S1 कर लो अगर आप,
तो आपको क्या मिलता है, A2 मिलता है। S2 कितना है, 18 है। S1 कितना है, 7 है। ये कितना हो गया, A2 11 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया, 11। ये सारे फॉर्मूले एक एक करके आपको लर्न करने हैं, बिना इसके हो नहीं पाएगा। A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, कितना आ गया, 18 माइनस 7 11 हो गया। यहाँ वैल्यू रखता हूं मैं, A2 कितना है मेरा, 11 है। A1 कितना है, 7 है। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करूंगा तो D की वैल्यू हो जाएगी 4। D कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, है ना, 4। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 11 का। अब ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग इक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस कितना है, इक्वल है। देन द रेडियस इज, तब रेडियस क्या होगा, एक रफ पेज लेके समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो यहां लिख लेता हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल किसके इक्वल है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, किसके, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क के इक्वल है। अब दोनों का फॉर्मूला एक बार लिख लूंगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2r प्लस पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क का ये फॉर्मूला था। अब रेडियस पूछ रहा है, तो यहां देखो पाई आर का स्क्वायर हो गया, यहां से आर कॉमन किया तो ये हो गया 2 प्लस पाई। ओके, एक आर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा पाई आर इज इक्वल टू 2 प्लस पाई। आर की वैल्यू चाहिए थी, पाई को दूसरी साइड भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में था जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 2 प्लस पाई अपॉन में पाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 प्लस पाई अपॉन में पाई, 2 प्लस पाई अपॉन में पाई, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 है, 2 है, प्लस पाई अपॉन में पाई अपॉन में पाई, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे करेंगे नंबर 13। अब हम नंबर 13 बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स appearing on top is noted, the probability of the product to be less than 6। क्वेश्चन का मतलब है कि दो डाइस है, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, और दूसरे में भी 6 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। अब पूछ रहा है कि जब उसको फेंका गया तो ऊपर जो भी नंबर आएगा, मान लो इसके ऊपर 1 आ गया, इसके ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, लेस देन 6, कितना होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, देखो जैसे 1 1 का मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, 2 1 का मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, 3 1 का मल्टीप्लाई होके ऐसे आएगा, है ना, 2 6 आएगा। तो ऐसे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम कितने हैं, 36। फेवरेबल कितने हो जाएंगे अपने, 10 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 36 अपॉन में 10, डिवाइड हो रहा है 2 से 18 जा, 2 से 5 जा, तो क्या आता है 5 अपॉन में 18, 5 अपॉन में 18। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आओ अब ऐसे ही करते हैं नंबर 14 वाला, हम देखते हैं ना बच्चों, जरा नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम से दिया हुआ क्या है, आर एस रेशियो एस क्यू, मतलब आर एस अपॉन में एस क्यू, इसका रेशियो दिया हुआ है 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू बतानी है 10 अल्फा और 10 बीटा की। जरा यहां लिखता हूं मैं 10 अल्फा, 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा की मुझे वैल्यू बतानी है। अब 10 एक बार होता क्या है, 10 थीटा जरा याद रखना, 10 थीटा होता है L अपॉन में बी, L अपॉन में बी होता है, ठीक है। यहाँ मेरे L कहने का मतलब है ये वाली लेंथ, जिसको आप कई बार परपेंडिकुलर नाम से भी बोलते हो, तो यहाँ लिख लो परपेंडिकुलर, P अपॉन बी होता है, ठीक है।
10 का मतलब p अपॉन b। इस जरा छोटे वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, क्योंकि 10 अल्फा इसी में है, तो ये मेरा क्या है, p है और ये b है ना। तो यहां मैं 10 अल्फा की वैल्यू लिख लेता हूं। 10 अल्फा क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में पी आर अपॉन में आर एस मेन फ्रैक्शन 10 बीटा जो कि बड़े वाले ट्रायंगल में है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में आर क्यू। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो चीज है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, कैसे, देखो पी आर लिखूंगा, आर एस हो गया, और ये डिवाइड का था, उल्टा करके इसे लिख दो आर क्यू अपॉन में पी आर से पी आर हो जाएगा कैंसल, क्या बचा, आर क्यू अपॉन में आर एस। देखो आर एस यहां हमें फाइंड हुआ है आर क्यू और आर क्यू ये है आर एस तो सेम हो गया, एस क्यू। अब इसको देखो जरा, मैं ये जो है आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आर क्यू को तो मैं लिख सकता हूं आर एस प्लस एस क्यू लिख सकता हूं मैं, आर क्यू को, और अपॉन में आर एस रहने दिया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, तो आर एस अपॉन में आर एस हो गया प्लस एस क्यू अपॉन में आर एस हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो कितना आ गया 1 प्लस, जरा देखो एस क्यू अपॉन आर एस की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं। अगर इसको मैं उल्टा कर लूं, जैसे एस क्यू अपॉन में आर एस, इसको उल्टा कर लिया तो जो नंबर दिया इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 2 अपॉन 1 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐड करूंगा तो कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आया समझ में, जैसे ये आर एस अपॉन एस क्यू था ना, तो इसको उल्टा कर लिया एस क्यू अपॉन आर एस, तो ये नंबर भी उल्टा हो गया है, तो 1 ये कट गया था और ये वैल्यू हो गई 3 के इक्वल। आ जाओ ऐसे करते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा क्या बोला है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड सी का कोऑर्डिनेट आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के ये दो अपोजिट वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम कौन सा है, एबीसीडी, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, अगर इसके डायगोनल कट करते हैं एक दूसरे को पी पे, द रिलेशन बिटवीन ए और बी क्या होगा, ये पता करना है। तो फटाफट एक रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे। तो देखो बेटा मैंने ले लिया एक रफ पेज, क्या बोला है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले मैंने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी, जैसा कि इन्होंने बोला ए का कोऑर्डिनेट यहां लिख लेता हूं मैं -4,5, सी का कोऑर्डिनेट है 8,2, अपोजिट में भी हैं ये, और ये जो डायगोनल कट करते हैं इसको बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ ये पी है, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक लाइन को, जैसे ये लाइन AC है, AC को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो क्या जाएगा, तो A इक्वल टू मैं बोलूंगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, B के लिए मैं बोलूंगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट वाले रूल से। अब x1 y1 कहां से पता लगेंगे, ये देखो x1 y1 x2 y2, क्योंकि इसी लाइन को तो ब्रेक कर रहा है ये, तो a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, x1 प्लस x2, x1 है और ये रहा x2, तो लिखूंगा -4 प्लस का 8 अपॉन में 2, सॉल्व करूंगा a की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2, इसे डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिली है 2। ऐसे ही b के लिए करता हूं मैं, y1 प्लस y2, y1 है और ये रहा y2, 5 प्लस 2 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में 2, डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 3.5, a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, बट इसमें पूछ क्या है रहा है, रिलेशन, जरा रिलेशन चेक करते हैं, जरा ये देखो एक बार रिलेशन चेक करते हैं, एक एक को चेक करना पड़ेगा, मैं पहले
सी वाले को ले लेता हूं या फिर बी वाले को। देखो जगह ए में से अगर मैं 1.5 माइनस करता हूं, ए में से 1.5 माइनस करूंगा मैं, तो क्या ये आ जाएगा बी? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर बी की वैल्यू निकालना है, अगर ए में 1.5 प्लस करता हूं, देखो बी के लिए अगर ए लिखा, ए की वैल्यू 2 है और 1.5 प्लस करूंगा तो बी की वैल्यू आती है 3.5, है ना? करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। मतलब ये वाला ही रिलेशन अपना क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक करके इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने बी निकालना था ना, ए की वैल्यू 2 थी, 2 रख दिया और ये 1.5 दिया हुआ है तो b इज इक्वल टू 3.5 आ जा रहा है और मेरे पास भी b की वैल्यू कितनी थी? 3.5। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया मैंने कैसे किया है? पहले a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल बीच में दिया हुआ था, बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो मिड पॉइंट वाला रूल लगा के मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 16 वाले को। अब नंबर 16 है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कल, कि पेरीमीटर स्क्वायर का इक्वल है पेरीमीटर सर्कल के बराबर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का रेशियो। तो देखना बेटा जैसा दिया हुआ है वैसे मैं लिख लेता हूं। क्या बोला? इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है? तो 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? तो 2 पाई आर। देखो सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं हम, ठीक है? पेरीमीटर को ही सर्कल के टर्म में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहां इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 साइड इक्वल टू पाई आर हो गया। साइड की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो साइड इज इक्वल टू हो गया पाई आर अपॉन में 2। अब पूछा क्या है? दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। तो यहां मैं लिख लेता हूं, पहले किसकी बात की है? स्क्वायर की। यहां लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो बोलोगे आप साइड इंटू साइड होता है ना, अपॉन में सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूं, साइड की वैल्यू पता है क्या मुझे? हाँ, पाई आर अपॉन में 2 है, तो यहां लिखूंगा पाई आर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई पाई आर अपॉन में 2। ओके, ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। जरा एक बार देखो, इसे डायरेक्ट अभी यहां कैंसिल आउट मत कर देना, मिस्टेक हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 लिख लो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके लिखता हूं मैं, पाई 2 बार है तो पाई का स्क्वायर, आर 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 का स्क्वायर अपॉन में 4 और ये रेसिप्रोकल होके गया तो 1 अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। ओके, पाई से एक पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। क्या बचा ऊपर? ऊपर सिर्फ बचा है पाई और अपॉन में बचा है 4। ओके, पाई की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। पाई की वैल्यू पुट करता हूं, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, अपॉन में क्या है? 4। ओके, वापस से यहां 1 रखूंगा और इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो गया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4। ओके, 1 अपॉन 4 ऊपर रेसिप्रोकल होके गया, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से और ये हो गया 11। बचा क्या? 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 11 अपॉन में 7 2 जा 14। अगर रेशियो की बात की है, अगर रेशियो की बात की है, देखो एक बार रेशियो की बात की है तो ये हो गया 11 रेशियो 14, 11 रेशियो 14। इसको कैंसिल आउट कर दिया है, 2 से 2 2 जा 4 हो गया और 2 से 11 टाइम, 11 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ है तो 11 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 7 2 जा 14 और रेशियो में लिख लिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 11 रेशियो 14। ऑप्शन नंबर बी यहां दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 17 वाला। अब देखना बेटा, नंबर 17 बोल रहा है द लेंथ ऑफ स्टिकिंग अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबोव। एक काइट है जो 50 मीटर ऊपर उड़ रही है, ऐसे 50 मीटर, ग्राउंड विथ एन एंगल, ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बनाती है वो है 60 का एंगल। तो पूछ क्या रहा है? ग्राउंड विथ एंगल, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
ऑफ अ काइट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, तो ये इसे मैं कर लेता हूं h, ठीक है। इसे हम बोलते हैं p और ये h4, यही फाइंड करना है। p और h आता किसमें, तुम बोलोगे साइन में आता है, तो मैं लिखता हूं साइन, एंगल दिया हुआ है 60 का, क्या हो गया p अपॉन में h, p की वैल्यू है 50, h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 1060 कितना होता है, √3 अपॉन में होता है 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन में h हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया h, h अंडर रूट में 3 इज इक्वल टू 100 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन में अंडर रूट 3, 100 अपॉन में अंडर रूट 3, कौन सा है 100 अपॉन में, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 अपॉन में अंडर रूट 3। ओके, ऐसे करेंगे हम नेक्स्ट नंबर 18 वाला। नंबर 18 बोल रहा है देयर इज अ स्क्वायर लॉन, ये स्क्वायर लॉन है, साइड 8 मीटर, इसकी साइड कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। सर्कुलर पार्क कहाँ है, तो ये इनसाइड सर्कुलर पार्क के अंदर है, जिस सर्कल की रेडियस है 20 मीटर। मिस्टर जोसेफ वांट टू प्लांट अ स्पिनिंग इन द पार्क, इसमें स्पिनिंग वो करना चाहते हैं, तो मतलब ये वाले पार्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं सर्कल का एरिया निकाल लूंगा, तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, रहने दो, आर की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो गया 400 पाई। ओके, ऐसे ही इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूंगा मैं, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, सॉरी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या 2 मल्टीप्लाई साइड कर लो, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में साइड कितना है इसका, साइड देखो साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी की है 8 की है, तो ये भी हो गया 8, तो इसका एरिया कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर, और ये भी हो गया मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है इस वाले पार्ट का इसमें प्लांटिंग करना है, ये वाले पार्ट का, तो सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं रिमेनिंग पार्ट के लिए 400 पाई में से माइनस करूंगा 64 64, इसे माइनस कर लेता हूं मैं फटाफट, तो माइनस करता हूं तो देखो क्या बचेगा। अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान देना, 400 पाई है तो पाई की वैल्यू रख के ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्या ये कहीं ऑप्शन है, क्या ऑप्शन तो सारे फ्रैक्शन में, तो इसको भी मुझे फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में कैसे करूं, पहले तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया है 400 पाई, ओके। इसका एरिया कितना आ गया 64, तो इसमें से माइनस कर लूंगा 64, ओके। तो ये वाला पार्ट का एरिया गया, पर ये पार्ट भी तो सर्कल फेस में ही है ना, सर्कल में ही है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है किससे 400 पाई से, 400 पाई से, ओके, 400 पाई से डिवाइड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आई थोड़ी सी बात समझ में, करते हैं हम 19 वाला, हम देखना क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नंबर 19 असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन ए बी सी डी, ओके। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में क्या बोला है कि जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो उस केस में ए सही होगा, ठीक है, और असर्शन को रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो। दूसरे केस में असर्शन भी सही हो रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो। थर्ड केस है कि असर्शन और रीजन, असर्शन सही हो बट रीजन क्या हो गलत हो। ऑप्शन नंबर डी होगा असर्शन तो फॉल्स हो और रीजन क्या हो सही हो। जरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। असर्शन बोल रहा है इन द गिवन फिगर टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये एक टॉय है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड एंड हेमिस्फेयर, इसके यहाँ दोनों पे क्या है एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ओके। सेम रेडियस है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन द वॉल्यूम ऑफ इसका कितना होगा 81 पाई होगा। जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये सही है भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर टोटल का पता करने के लिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी, वॉल्यूम ऑफ हेमी, हेमी का मतलब है हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है
तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वैल्यू पुट कर लेता हूं, वैल्यू पुट कर लेता हूं फटाफट से। पाई में ही आंसर है तो पाई को रहने दूंगा। पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में 3, एच कितना है 7 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई में पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, यहां से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 प्लस ये कितना हो गया 18 पाई। इसे सॉल्व करूंगा 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है 63 पाई, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 81 पाई आ जाएगा। इन्होंने भी कितना बोला था 81 पाई, मतलब असर्शन तो अपना क्या है ट्रू है, असर्शन क्या है ट्रू है। जरा रीजन भी देख लेते हैं, रीजन क्या है वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सही बात है, मैंने भी यहाँ लिखा है कि इस टोटल का वॉल्यूम क्या होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा, मतलब रीजन भी क्या है इसका ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू है तो उस केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर की असर्शन भी सही है रीजन भी सही है। ऐसी करेंगे हम इसका नंबर 20। देखो नंबर 20 बोल रहा है असर्शन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है रियल रूट से। अब रियल रूट्स है या नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, तो मैं वैल्यू देखो रियल रूट चेक करने के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला आपने जानते होंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू हो गई 5। पुट करता हूं, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5, d इज इक्वल टू 16 माइनस 4 5 जा 20, d की वैल्यू कितनी आ गई -4, d की वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब ये तो कौन सा केस है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन डज नॉट रियल रूट एग्जिस्ट। और इसने क्या बोल रहा है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब असर्शन तो अपना क्या हो गया फॉल्स हो गया, असर्शन क्या हो गया फॉल्स हो गया। जरा रीजन भी देख लेते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 सही है, हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स होंगे कब होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है डी, अगर डी की वैल्यू इक्वल हो 0 के या तो डी की वैल्यू ग्रेटर हो 0 के तभी पॉसिबल है, ये भी यही बोल रहा है, मतलब अपना रीजन तो क्या है ट्रू है, रीजन क्या है ट्रू है, असर्शन अपना फॉल्स है। ऑप्शन कौन सा सही होगा एक बार देख, तो यहां हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी असर्शन फॉल्स और रीजन क्या है ट्रू, मतलब इसका हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर नंबर 20 वाले का। हो गया सेक्शन ए तो हमने खत्म कर लिया, आ जाओ अब करते हैं फटाफट सेक्शन बी को भी। सेक्शन बी देखो बेटा, सेक्शन बी अब करेंगे फटाफट इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी बोल रहा है दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस सेक्शन में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए 2 नंबर के लिए और टोटल कितने हैं 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर जेड इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, ये एक फिगर दिया हुआ है, फिगर देने के बाद बोल रहा है कि एक्स जेड पैरेलल है ए बी के, एक्स जेड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या करना है इसमें तो बीपीटी थ्योरम आप लगाना और ये हो जाएगा। ओके बीपीटी थ्योरम लगाना हो जाएगा। देखते हैं नंबर 2 वाला, नंबर टू का मतलब है 22। क्या बोल रहा है द एलसीएम ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसका एलसीएम इस फॉर्म में लिखा गया है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, इसके इक्वल रख लेना आप और फटाफट जेड की वैल्यू निकल जाएगी, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 23 क्या बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक पेरीमीटर सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल के कितना है रेडियस 15 है और उसका पेरीमीटर कितना है 80 है, तब क्या बताना है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। जैसे ये हो गया ना इधर से सेक्टर वाला, तो इसमें सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लेना आप और फटाफट उसका एरिया निकाल लोगे, या तो ये करना है या तो ये, और वाला ऑप्शन है। और वाले में क्या बोला है एक बार देखते हैं हम इसको, और वाले में देखो, और वाले में बोल रहा है या तो ए करो या तो बी करो, ऑप्शन है इन द गिवन फिगर एबीसीडी, एबीसीडी एक क्या है ट्रेपेजियम है,
ए बी पैरेलल टू डी सी, ये लाइन किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। अब फाइंड क्या करना है? शेडेड रीजन, ये जो पार्ट है ना इसका एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है इन टर्म ऑफ पाई। पाई को सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ का एंगल फाइंड कर लोगे। एंगल कैसे फाइंड करोगे? यहाँ का एंगल फाइंड कर लोगे। एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो सुनो एक बार, ये ट्रेपेजियम है और चारों एंगल, इसमें जितने भी एंगल है जैसे ए बी सी डी, सबका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना? तो यहां से तुमको इससे इसका और इसका एंगल मिल जाएगा। एंगल मिलने के बाद ये एंगल पता लग गया और ये साइड दी हुई है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप जानते हो, लगा के इसको सॉल्व कर लेना। फटाफट इसके सब पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ऐसे ही करते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला हम। नंबर 24 में बोल रहा है कि px और py ये दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है। यहाँ का एंगल p, एंगल ये एंगल दिया हुआ है 120, तो px प्लस py मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? सम कितना होगा? po के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे ऐड कर लेना, इसको यहाँ से ऐसे ऐड कर लेना। तो ये रेडियस है, टेंजेंट पे आएगा, यहाँ का एंगल 90, यहाँ का एंगल 90 होगा। ये एंगल दिया है, ये निकालने के बाद फटाफट आप सॉल्व कर लोगे। इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऐसे देखते हैं 25 में बोला है साइन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और ऐसे इसका ये दिया हुआ है। तब बोल रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी? तो इसको आप क्या करोगे? ये 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 की यहाँ वैल्यू रख लेना, उससे साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 2ab प्लस इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे भी कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। आपको और का ऑप्शन था, या तो ये करो या तो बी वाला करो। इसमें भी क्या करना है? फ्रॉम द गिवन फिगर अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अल्फा की वैल्यू बताने के लिए इस पार्ट को पहले सॉल्व करके आप इसकी हाइट निकाल लेना। ठीक है, फिर इस वाले फिगर में आप अप्लाई कर लेना ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल। ये साइड पता है, ये भी साइड पता है, यहां से पता लग जाएगा, है ना? ये साइड 10 लग जाएगा आपका, ये साइड पता लगता है। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइड, इस साइड को मैं अगर h बोल दूं तो h अपॉन में 9 निकाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? तो देखो सेक्शन सी क्या बोल रहा है? दिस सेक्शन है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है? 6 होंगे। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। कितने नंबर का टोटल होगा? 18 मार्क्स का। इसमें क्या निकालना है? देखो ये आपको टेबल दिया हुआ है पूरा, और टेबल से आपको x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसे भी आप कर सकते हो, है ना? देखो बेटा यहाँ भी आपको ऑप्शन था, या तो वो ए वाला करना था या तो बी वाला करना है। बी वाले में क्या है? उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ क्या है? आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट जल्दी से। नंबर 27 में क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। नंबर 28 सर्कल का है, इसे प्रूव कर लेना। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, सॉरी नंबर 29 में अल्फा और बीटा, यहां से हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो उसके से हेल्प लेके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है नंबर 30 में बोल रहा है ए पार्ट, इसमें ऑप्शन है, ध्यान दे लो। ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, हमें किससे बताना है? ग्राफ से बताना है। ये भी कर सकते हो। चलो इसका फटाफट और वाला पार्ट देख लेते हैं। और वाला पार्ट है ये, और वाला पार्ट, या तो आप इसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है 31 देखो, ऐसे ही आप 31 वाला भी कर लेना। इसका सेक्शन डी देखते हैं बेटा फटाफट। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी क्या है? दिस सेक्शन हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे हैं? 4 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। टोटल कितने नंबर है? 20 नंबर। ये देख लो क्वेश्चन, इसे भी आप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33, फिर से आगे आपको स्टैटिस्टिक्स से आता है, आपको x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, 34 देखो, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम 36 वाला। 36 में देखो 34 हो गया, 34 में भी पार्ट था, ए करो या बी करो। ओके, नंबर है 35 में भी ऑप्शन है, या तो आप ए वाला करो या तो आप बी वाला करो। ठीक है,
या तो या ए करो या तो आप बी करो। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अगर इतना आपने कर लिया तो आपके पूरे 80 में से 80 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है।